नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं नवंबर माह का जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हम आज एक साथ देखने वाले हैं। हमने नवंबर माह की थ्योरी भी कर ली, अब थ्योरी के बाद एमसीक्यू का नंबर है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न है, सीधे के सीधे ये प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए आज की इस क्लास को हम आगाज करते हैं। मेरे सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, है ना, राधे राधे सभी साथियों को, राम राम सभी साथियों को, जय श्री राम भाई। चलो भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। बस आपको देखते हुए चलना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमको खुद का एनालिसिस हमको खुद करना है। ये प्रश्न आपको ऐप में भी मिल जाएंगे। ऐप में लगभग 100 प्रश्न के आसपास कवर किए गए हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सको। ठीक है भाई, चलो आज का पहला प्रश्न लेते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या करा है, आपको देखते हुए चलना भाई कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। हम जानते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन है खूड़ी जैसलमेर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। और इस योग दिवस में हम कहें कि राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सीधा सीधा सा अच्छा प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है। आप लोगों को बस देखते हुए चलना कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है भाई, चलो आप लोगों को ये जो हमारी योग संगम पोर्टल है मेरे दोस्तों, कौन सा पोर्टल है भाई? योग संगम। ध्यान रखना भाई, योग संगम पोर्टल पर लगभग 85 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ जो है पंजीकरण करा के देश में पहला स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला स्थान प्राप्त किया 85 लोगों ने पंजीकरण कराकर। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न, हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों, नवंबर माह के करंट अफेयर्स के पहले पेज पे मैंने आपको जो एक जानकारी दी थी कि लगभग 11, है ना, 11 जो हम कहेंगे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राजस्थान पहले नंबर पर रहा। ठीक है, पहले नंबर पे कितने कार्यक्रम में रहा भाई? पहले नंबर पे तो 11 कार्यक्रम के अंदर रहा। फिर कोई पूछे कि दूसरे नंबर पर 5 कार्यक्रम में रहा। और फिर पूछे कि तीसरे नंबर पर कितने कार्यक्रम में रहा, तो लगभग 9 कार्यक्रम में राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। कि आप लोगों को ये जो जानकारियां ये रट लेनी, क्योंकि परीक्षा में सीधी सीधी ये जानकारियां पूछी जाएगी। फिर हमसे पूछे कि, है ना, हमारे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंदर राजस्थान कौन से नंबर पर रहा। ये भी एक प्रकार से अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, और आप लोगों को इसका जो है जवाब देना है। हर घर जो तिरंगा कार्यक्रम है, हम जानते हैं इसमें वॉलेंटियर पंजीकरण और जो है ना, कहने का मतलब जो वॉलेंटियर जो बनते हैं, इन वॉलेंटियर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान राजस्थान जो है देश में तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा भाई? तीसरे स्थान पर रहा। तीसरे पर नहीं, सॉरी, दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा भाई? दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान। इसका आप लोगों को ध्यान रखना, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राजस्थान दूसरे नंबर पर। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न क्या करा भाई, कृषि क्षेत्र में ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के तहत राजस्थान का कौन सा स्थान मिला भाई? ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। और इस सूक्ष्म सिंचाई के तहत जो है राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? ये भी एक प्रकार से अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान ने दोस्तों 1.31, कितना भाई? 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे जो है माइक्रो इरिगेशन जो है ना, हम कहेंगे स्थापित करके, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्थापित करके देश में कौन सा स्थान रहा भाई? और इसकी, है ना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की जो थीम क्या भाई? ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद में अत्यधिक जो है फसल का उत्पादन किया जाता है। और इसके अंदर जो राजस्थान कौन से नंबर पर आ भाई? जल्दी से जवाब दो भाई, दूसरे नंबर पर आ। ठीक है, ध्यान रखना भाई, हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भी राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप में भी राजस्थान जो है देश में दूसरे स्थान पर है। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या रहा है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2024 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोगों को ध्यान ही होगा मेरे दोस्तों कि 2023-24 के अंदर राजस्थान जो है 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया था। उसके बाद 2024-25 के अंदर जो है राजस्थान ने 3355, कितनी भाई? 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करके देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखना भाई, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा भाई? तीसरे स्थान पर। इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर देखो भाई, अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन प्रथम श्रेणी में किन जिलों को पुरस्कृत किया गया भाई? जयपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर, अलवर और सीकर, कोटा और बूंदी।
जल्द है ना, जल्दी से बताओ भाई। ये भी एक प्रकार से अच्छा शानदार लेवल का प्रश्न है ना। और ये प्रश्न जो है परीक्षा में मैं कह रहा हूँ दोस्तों 100% गारंटी के साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी पर रखा गया। ठीक है, प्रथम श्रेणी में ध्यान रखना भाई, प्रथम श्रेणी में राजस्थान के 2 जिलों का चयन किया गया, एक भीलवाड़ा है, एक बाड़मेर है। ठीक है, भीलवाड़ा और बाड़मेर को प्रथम श्रेणी में रखा गया, इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। फिर हमारे जयपुर उदयपुर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया, इनको कितने रुपए मिले भाई, 1 करोड़ रुपए मिले। और 5 जिले, कितने जिले भाई, 5 जिले हमारे कौन से स्थान पर थे, 5 जिले हमारे तीसरे स्थान पर रहे। 5 जिले कौन कौन से भाई, एक अलवर है, एक सीकर है, एक हमारे है ना, एक अलवर है, डूंगरपुर है, बारां है, चित्तौड़गढ़ और सीकर है। 5 जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है। ये पांचों जिले जो है हमारे 30 नंबर पे, आपको मेनली पहला और दूसरा ध्यान रखना है। पहले स्थान पर कौन रहे भाई, भीलवाड़ा और बाड़मेर, दूसरे स्थान पर रहे जयपुर और उदयपुर। ठीक है भाई, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए की राशि इनको दी गई। फिर देखो भाई अगला अगला जो पुरस्कार है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया भाई, नरेंद्र कुकर, गुलाब कोठारी, दयानंद भार्गव और विनोद कुमार। महर्षि वेदव्यास जो पुरस्कार है, ये इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1990 में हुई थी और लगभग अब तक 29 विशिष्ट जनों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस पुरस्कार में है दोस्तों ध्यान रखना कि ये पुरस्कार पाने वाले, कौन सा पुरस्कार भाई, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार पाने वाले पहले राजस्थानी तो कौन थे भाई, ध्यान रखना दयानंद भार्गव। और दूसरे राजस्थानी कौन बने भाई, हमारे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है गुलाब जी कोठारी। ध्यान रखना इनको अक्टूबर माह में राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, गुलाब कोठारी और ओम गोड दोनों को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया था। और नवंबर 2025 में इन्हें महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भाई गुलाब कोठारी हम जानते हैं राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक माने जाते हैं। फिर देखो भाई अगला पुरस्कार है भाई राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा पुरस्कार है भाई, राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया भाई, मदन लाल नायक, हरमनप्रीत कौर, हिमांशु कुमार या फिर हरिओम नागर। अच्छा प्रश्न ये भी भाई, शानदार है ना, शानदार सा प्रश्न है। आप लोगों को सीधा सीधा सा जवाब देना इसका, एक प्रकार से हम कहें कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हम कहें कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो हम कहें कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी करते हैं, मदन लाल जी नायक। कौन है भाई, मदन लाल जी नायक। इन्हें 50,000 रुपए की राशि, कितनी भाई, 50,000 रुपए की राशि। क्या राशि जो है वो आरपीसी पूछती है, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछता है, राशि आरपीसी पूछती। तो मदन लाल जी नायक जो है इन्हें 50,000 रुपए की राशि देकर राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, चलो अभी थोड़ी सी हम कहें कि वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वाईफाई में कुछ समस्या होने के कारण क्लासेस जो अटक रही है, इस वजह से आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसे दिया गया भाई, टीना डाबी, नमित मेहता, जोगाराम या फिर आरती डोगरा। कौन सा अवार्ड भाई, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। ये बहुत अच्छा ध्यान रखना भाई, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो है हम कहेंगे पाली में, जो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जम्बूरी का जो आयोजन हुआ था, इस राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के अंदर हम कहेंगे कि पाली उस समय जो पाली के कलेक्टर थे, कौन थे भाई, नमित मेहता। ये नमित मेहता उस समय पाली कलेक्टर थे, वर्तमान में ये हम कहें कि वर्तमान में ये उदयपुर में जिला कलेक्टर लगे हुए हैं। और ये नमित मेहता ने हम कहें कि इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और मतलब इनके हम कहें कि व्यवस्था और मैनेजमेंट के लिए जो है इन्हें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम ध्यान रखना भाई कौन से कहां पर कलेक्टर है, ध्यान रखना भाई नमित मेहता उदयपुर कलेक्टर जो है इन्हें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर देखो भाई अगला प्रश्न कर रहा है एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025। कौन सा अवार्ड भाई, एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 किसे मिला भाई, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, डॉक्टर ईशा प्रसाद, डॉक्टर श्वेता सिन्हा या फिर डॉक्टर यूलिया मारनीना। जल्दी से बताओ भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ये जो हमारे है ना मुंबई के अंदर जो 7वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन मटेरियल केमिस्ट्री जो ये जो है ना प्रतियोगिता हुई थी, इसमें हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की कौन भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर है, कौन है भाई, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को कौन सा अवार्ड मिला भाई, एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। जल्दी से हम लोग देखते देखते चलेंगे फटाफट से, आप लोगों को है ना, आप लोगों का भी ज़्यादा समय जाया नहीं हो और जल्दी जल्दी से आप लोगों को जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे चुनिंदा प्रश्न है कि आप लोगों को सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर देखो भाई मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक नवंबर 2025 से किसे सम्मानित किया गया भाई, मेजर शैतान सिंह, सांवलाराम बिश्नोई, हवलदार पीरू सिंह या फिर कैप्टन नीलेश। जल्दी से जवाब दो भाई, मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को सीधा सीधा सब पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे बाड़मेर के निवासी, बाड़मेर के कौन है भाई निवासी, जल्दी से ध्यान रखना, पीरू सिंह को पहला परमवीर चक्र मिला था और हमारे राष्ट्रपति वीरता पदक मरणोपरांत पुरस्कार से बाड़मेर निवासी। ठीक है, सांवलाराम बिश्नोई कहाँ के निवासी है भाई,
बाड़मेर निवासी है और इन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। कब किया गया भाई? नवंबर 2025 माह में। याद रहेगा भाई। चलो उसके बाद अगला प्रश्न क्या करा भाई? अगला प्रश्न देखो, लाडली मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निधि लड्डा को, कविता स्वामी को, श्वेता नैना को या फिर माया देवी को? जल्दी से बताओ भाई, लाडली मीडिया एंटरप्राइजेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और परीक्षा में आप लोगों को जो है सीधा सीधा यह प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को इन प्रश्नों को मिस नहीं करना, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कीमती साबित होने वाले हैं। ध्यान रखना भाई, लैंगिक संवेदनशीलता, ध्यान रखना, ये लाडली मीडिया अवार्ड क्यों दिया जाता है भाई? लैंगिक संवेदनशीलता के लिए पुरस्कार जो है दिया गया हमारे नागौर की रहने वाली कविता स्वामी। कौन है भाई? नागौर की रहने वाली कविता स्वामी, और इन्हें लाडली मीडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना भाई, कविता स्वामी का नाम इंपॉर्टेंट नाम है और आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगला पुरस्कार है भाई आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किसने जीता भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब। ध्यान रखना भाई, हम जानते हैं कि ध्यान रखना, एक अर्बन ट्रांसपोर्ट में भी इसी जिले को जो है वो है ना एक अवार्ड मिला है, और बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी इसी जिले को जो है पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी इस जिलों की नगरी उदयपुर को 2 पुरस्कार मिले। एक तो हमारे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला, एक एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। क्या भाई? एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना भाई, एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार भी किसे मिला भाई? ध्यान रखना कि भाई दोनों पुरस्कार एक ही जिला कौन सा भाई? उदयपुर को है। दोनों पुरस्कार मिले। दोनों पुरस्कारों में से कोई भी पुरस्कार आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर देखो भाई, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल का 3य पुरस्कार किसे मिला भाई? विकास कुमार, हर्षित जूरिया, माया देवी या फिर अमर सिंह? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाना है इसके आगे, क्योंकि परीक्षा में जो है ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से तो ये प्रश्न गलत करना ही नहीं है। ठीक है भाई, इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं करना। कि डेयरी रत्न पुरस्कार आप लोगों को सीधा सीधा सा पूछा जाएगा। अगर हमसे सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पूछे देसी नस्ल, तो हम क्या बताएंगे भाई? जल्दी से बताओ। हमारे जो है ना सीकर के निवासी, कौन भाई सीकर के निवासी? हर्षित जूरिया। हर्षित जूरिया को देसी नस्ल के लिए पुरस्कार दिया गया। विकास कुमार हनुमानगढ़ के, इन्हें सर्वश्रेष्ठ एआई टेक्नीशियन का जो है पुरस्कार दिया गया। माया देवी को जो है, माया देवी का संबंध भीलवाड़ा से है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। माया देवी का संबंध कहाँ से भाई? भीलवाड़ा से है, और इन्हें जो है कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त जारी करी। माया देवी जो है कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त जारी करने वाली भीलवाड़ा की कौन है भाई? माया देवी। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पुरस्कार राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पीडीएफ हमारे गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी गई है, और आप लोगों को जो है उस पीडीएफ को साथ में रखते हुए मतलब एक बार पीडीएफ की पहले रीडिंग लगानी, उसके बाद ही क्लास देखनी, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न करा भाई, लाभ कैल्क क्या है भाई? लाभ कैल्क क्या है भाई? ये कृषि ऋण कैलकुलेटर है, इंसेंटिव कैलकुलेटर है, छात्रवृत्ति कैलकुलेटर है, या फिर पेंशन गणना ऐप है? अभी हमारे रिप्स 2024 जो नीति आई थी, ठीक है, यानी राजस्थान में उद्योगों की स्थापना करने के लिए, हम कहें कि एमएसएमई उद्योगों की स्थापना करने के लिए जो रिप्स जो नीति आई थी, उसके तहत जो निवेशक है, वो निवेशक जो है वो हम निवेश करने से पहले वो उनका इंसेंटिव, या हम कहें कि उनका जो लाभ है, या हम कहें कि उनको कितना घाटा होगा, कितना मुनाफा होगा, हर चीज़ जो है वो इस कैलकुलेटर के माध्यम से देख सकते हैं। तो कि ये एक प्रकार से राजस्थान सरकार ने एक ऐप डेवलप किया, और इस ऐप का ये ऐप किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? इंसेंटिव कैलकुलेटर के लिए ऐप होने वाला है। लाभ कैल क्या भाई? इंसेंटिव कैलकुलेटर ऐप होने वाला है। फिर देखो भाई, फिर हमारे अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? घूमर महोत्सव 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, शानदार लेवल का प्रश्न भाई। घूमर महोत्सव से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन पहली बार 19 नवंबर 2025 को किया गया। इसका शुभारंभ भजनलाल जी शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 7 संभागों पर किया गया। इस दौरान 6100 महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर रिकॉर्ड बनाया भाई। ध्यान रखना, कौन सा इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अव्वल दर्जे का सवाल है, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। जो चीज पहली बार होती है अक्सर वो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। पूछे घूमर नृत्य जो हुआ, घूमर महोत्सव, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो इसका आयोजन जो है पहली बार 19 नवंबर 2025 को किया गया, लेकिन इसका जो शुभारंभ है मेरे दोस्तों, वो भजनलाल जी शर्मा ने नहीं करके, और हमारी जो उप मुख्यमंत्री और जो पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, ठीक है, पर्यटन और जो संस्कृति मंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने इसका शुभारंभ किया।
इसका जो आयोजन है 7 संभागों पर किया गया, संभाग स्तर पर इसका आयोजन किया गया और एक साथ 7 संभागों पर 6100 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है और परीक्षा में सीधा सीधा सा पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर देखो भाई, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी 2025 के तहत 2030 तक कितने जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीसीसी क्या है भाई? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जीसीसी का मतलब क्या है भाई? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है ये 2030 तक, ये अभी हाल ही में एक नई नीति आई है और इस नीति के तहत आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी 2025 के तहत 2030 तक, हाँ मतलब 5 सालों का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है कितने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 50, 100, 200, 500, ध्यान रखना भाई 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे सूजत सार संग्रह के करंट अफेयर्स आधारित नोट्स हैं। 20 दिसंबर 2025 तक के जो नोट्स हैं आप लोगों को ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए हैं, साथ में टेस्ट भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपको क्लासें देखनी है, आपको थ्योरी क्लास देखनी है, आप लोगों को नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको टेस्ट है ना एप्लीकेशन से टेस्ट लगाने हैं और साथ में आपको एमसीक्यू क्लास भी देखनी है। अगर आपने एक महीने के लिए इतना चीजें कर ली, मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के करंट अफेयर्स में एक भी प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? सांस अभियान। सांस अभियान जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, निमोनिया से बच्चों की मृत्यु दर कम करना, अस्थमा जागरूकता कार्यक्रम का प्रसार करना या फिर प्रदूषण नियंत्रण के तहत बच्चों का ध्यान रखना। जल्दी से जवाब दो भाई। सांस अभियान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभियान है, परीक्षा में हर बार परीक्षा में पूछा जाएगा ये, क्योंकि देखो ऐसे आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो अभियान वगैरह होते हैं इनका तो आप लोगों को विशेष रूप से जो है ध्यान रखना ही है। ठीक है भाई, जल्दी से बता दो इसका सही जवाब। सांस अभियान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है भाई? फटाफट से जवाब दे दो भाई। चलो बिल्कुल है ना, ध्यान रखना भाई। ये जो हम कहें कि राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है, कौन सा विभाग है भाई? इंपॉर्टेंट लगाना। अब जो मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना कि राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 नवंबर, हाँ भाई 12 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक, 12 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक ये स्वास्थ्य सांस अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। और सांस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? निमोनिया से बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, अधिकतर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे, 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनमें क्या निमोनिया इनको अक्सर हो जाता है और इस निमोनिया से बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है 12 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक कौन सा अभियान चला रहा है भाई? सांस अभियान चला रहा है। ठीक है भाई, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई कोई आपसे सांस की फुल फॉर्म पूछे तो बता दोगे भाई? सोशल अवेयरनेस, सोशल है ना, इसकी सांस की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया, है ना, सक्सेसफुली। आप लोगों को बिल्कुल है ना, आप लोगों को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है भाई। चलो भाई अगला देखो, अगला कार्यक्रम कौन सा भाई? नई चेतना 4.0 अभियान। नई चेतना 4.0 अभियान किससे संबंधित है भाई? पर्यावरण सुरक्षा पहल आधारित कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता की एक पहल, जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम, नशा मुक्ति से युवाओं को लाभान्वित करना। ये देखो नई चेतना 4.0 अभियान, ये भी एक प्रकार से अपने आप में शानदार, मैं कह रहा हूँ दोस्तों सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछे जाने वाला अभियान है। हम कहेंगे राजजीविका, कौन है भाई? राजजीविका के माध्यम से ये अभियान चलाया जा रहा है और राजजीविका का आप लोगों को सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि है ना, ये नई चेतना 4.0 अभियान कौन चला रहा है भाई? राजजीविका चला रहा है। कब से कब तक चलेगा ये? तो आप लोगों को थोड़ा सा डेट ध्यान रखना कि भाई 25 नवंबर से, कब भाई? 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक लगभग एक महीने तक जो है इस ये नई चेतना 4.0 जो 4.0 अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट लगाना। ऐसे प्रश्न आप लोगों को सीधा यही पूछेगा कि या तो किसी अभियान का उद्देश्य क्या है, या किसी अभियान की पात्रता क्या है, या किसी अभियान जो है कब से कब तक चलाया गया, उसमें कितने वर्ष तक, है ना, हम कहेंगे जैसे मान लो सांस अभियान में कितने वर्ष तक के बच्चों को टारगेट किया गया, या हमसे पूछेगा भाई इस अभियान जो है ये किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना भाई नई चेतना 4.0 अभियान जो है ये जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम से संबंधित है। 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है और राजजीविका चला रहा है। फिर देखो भाई राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 में R&D के लिए कितना अनुदान दिया जाता है भाई? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? जल्दी से बताओ भाई। ये अभी रहा ना राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी एक प्रकार से अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी के तहत जो है वो राजस्थान में, हाँ भाई जल्दी से बताओ फटाफट से, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी के तहत जो है कितने रुपए तक का अनुदान जो है ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, RD का मतलब क्या होता है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी
अनुसंधान एवं विकास के लिए जो है कितना अनुदान जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। नीति का नाम ध्यान रखना भाई, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन नीति के तहत हम कहेंगे 2 करोड़ रुपए तक का, कितना भाई 2 करोड़ रुपए तक का जो है इसमें अनुदान दिया जाएगा। फिर देखो भाई अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, खुशीशाला कार्यक्रम। खुशीशाला कार्यक्रम किस वर्ग के लिए शुरू किया गया भाई? कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए, या फिर नर्सरी से केजी तक के लिए। ठीक है, बताओ भाई फटाफट से। खुशीशाला कार्यक्रम जो है ये हमारे RSCRT जो है, ठीक है, RSCRT से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। हाँ भाई, RSCRT से आप लोग भली भांति परिचित हो नहीं हो कि ये ना हमारे जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो परिषद है, ये मतलब जो विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों को तनाव मुक्त एक प्रकार से आत्मविश्वासी माहौल प्रदान करने के लिए खुशीशाला कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया। जल्दी से बताओ भाई, ये खुशीशाला का जो कार्यक्रम है ये है ना, ये कितने वर्ष तक के बच्चों को टारगेट करने के लिए किया गया भाई? बिल्कुल बिल्कुल एकदम शानदार जवाब है भाई, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए खुशीशाला कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया। ध्यान रखना किसने शुरू किया भाई? RSCRT, RSCRT, इसका भी आप लोगों को RSCRT, ठीक है भाई, चलो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो अगला बहुत शानदार बेहतरीन लेवल का सवाल है, सीधा सीधा सा आप लोगों को जवाब देना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है भाई? कक्षा 1 से 12 तक की मूक बधिर नेत्रहीन दिव्यांग बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2000 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को 5000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी, या फिर कोई कथन असत्य नहीं है? जल्दी से जवाब दो भाई, शानदार प्रश्न है। क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार, बहुत ही शानदार बेहतरीन अव्वल दर्जे का प्रश्न है, और आप लोगों को ऐसे प्रश्न सीधे सीधे से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को या तो ऐसे है ना, हम कहेंगे कथन रूप में भी मिल सकते हैं, या यहाँ से कोई छोटा प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार में किन बालिकाओं को जो है इसमें लाभान्वित किया जाएगा, या किस कक्षा तक की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा, या किसके माध्यम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें लाभान्वित राशि है ना बालिकाओं को कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं को, बालिकाएं भी कौन सी भाई? मूक बधिर है ना, हमारे नेत्रहीन है, दिव्यांग बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2000 रुपये और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी इसमें तीनों कथन सत्य है, यानी इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। बहुत ही शानदार अच्छे लेवल का सवाल है, और आप लोगों को ध्यान रखना भाई, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये सवाल। फिर देखो भाई, मुख्यमंत्री गुम्मंतु आवास योजना, मुख्यमंत्री गुम्मंतु आवास योजना में पक्का निर्माण हेतु कुल कितनी सहायता राशि दी जाती है भाई? 1 लाख रुपए, 1.20 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए, या फिर 2 लाख रुपए? मुख्यमंत्री गुम्मंतु आवास योजना में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, गाड़िया लोहार जो एक प्रकार से एक समाज ऐसा है जो कि एक प्रकार से मतलब है ना घूमता हुआ रहता है, ठीक है, उनके कोई पक्के घर नहीं बने होते हैं, या फिर उनके कोई पक्के घर का उन्होंने कोई निर्माण नहीं कराया हुआ होता है। तो कि मुख्यमंत्री गुम्मंतु आवास योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है भाई? आप लोगों को ध्यान रखना भाई, 1.20 लाख रुपए। इसके अलावा 12000 रुपए की इनको 12000 रुपए की शौचालय निर्माण की राशि अतिरिक्त दी जाती है। बाकी यहाँ पर हमसे पूछा मकान निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाएगी भाई? 1.20 लाख रुपए की राशि जो है गुम्मंतु आवास परिवारों को दी जाती है, ठीक है। 12000 रुपए की अतिरिक्त राशि जो है वो किसको दी जाती है? वो शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है। फिर देखो भाई, राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में प्रतिमाह कितनी सहायता दी जाती है भाई? 1000 रुपये प्रतिमाह, 2000 रुपये प्रतिमाह, 3000 रुपये प्रतिमाह, या फिर 5000 रुपये प्रतिमाह? ये जो योजना है ये हम कहें कि यूजी और पीजी, कौन भाई? यूजी और पीजी, जो हम कहें कि जो भी विद्यार्थी जो है SC ST EWS वगैरह के जो भी विद्यार्थी है वो यूजी और पीजी जो है ना जो कर रहे हैं, और अपना मतलब अपने घर से बाहर रहकर कमरा किराए लेकर जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए योजना लाई गई है। और इस योजना के तहत हम कहें कि अधिकतम 10 माह तक 2000 रुपये प्रतिमाह की राशि उनको दी जाएगी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा सीधा सा ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में तो हमको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। ध्यान रखना, अधिकतम कितने? 2000 रुपये की राशि, और अधिकतम कितने महीने तक भाई? 10 महीनों तक ये राशि दी जाए। फिर देखो भाई, ये प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल जहां स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित होगी, किस जिले में भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। बहुत ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है भाई। राजस्थान का किस जिले का ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पर स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी? जल्दी से बताओ भाई,
कौन सा स्कूल है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब आप कहोगे कि सर ये बालिका है ना, राजकीय महारानी उच्च बालिका जो माध्यमिक विद्यालय, ये कहाँ है भाई, किस जिले में है भाई? बताना आपको भी सर, ये बीकानेर जिले के अंदर। कौन से जिले में? और बीकानेर जिले के का ये जो सरकारी स्कूल जो है, ये राजस्थान का पहला ऐसा स्कूल बन गया है जहाँ पर स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, जहाँ पर हमारा जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ पे जो शिव शक्ति पॉइंट बने हुए हैं, जो लैंडर, जो प्रज्ञान रोवर, उनके उनसे संबंधित जानकारी है इन बच्चों को दी जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, क्योंकि हमको पता है कि राजस्थान का पहला बालिका सैनिक कन्या विद्यालय भी स्थापना कहाँ हुई थी? जयमलसर बीकानेर में। और यही बीकानेर में पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब की भी स्थापना की जाएगी। फिर देखो भाई, राजस्थान विधानसभा में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन कब किया गया भाई? 1 नवंबर 2025 को, 10 नवंबर 2025 को, 19 नवंबर 2025 को, या फिर 26 नवंबर 2025 को। राजस्थान विधानसभा में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना भाई। वंदे मातरम दीर्घा, हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान विधानसभा का जो डिजिटल म्यूजियम है, उसमें वंदे मातरम दीर्घा की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो उद्घाटन है वो 26 नवंबर को, संविधान दिवस भी मनाते हैं हम 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं हम 26 नवंबर को। दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 26 नवंबर को जो है हमारे वासुदेव देवनानी जो है विधानसभा अध्यक्ष, किसके द्वारा किया गया भाई? आप लोगों से पूछा जा सकता है। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके द्वारा हमारे राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम के अंदर वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया। कब किया गया भाई? 26 नवंबर 2025 को। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है उसको 150 साल पूरे हो चुके हैं। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राजस्थान के किस जिले में एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। देखो भाई, राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा पर जहां पर ग्रेफाइट बेल्ट, आप लोग जानते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक प्रकार से हम कहें कि विद्युत की सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारी जो पेंसिल आती है, पेंसिल की जो नोक होती है, वो पेंसिल की नोक एक प्रकार से ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। ये हम कहें कि है ना, ये ग्रेफाइट जो है, ये विद्युत की क्या होती है भाई? सुचालक होती है। इनमें विद्युत जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, ग्रेफाइट, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और राजस्थान का एकमात्र, हम कहेंगे एकमात्र ग्रेफाइट की बेल्ट जो है, ये कहाँ पर खोजी गई? तो कि बांसवाड़ा के अंदर खोजी गई। कोई पूछे कि बांसवाड़ा किसके लिए फेमस है? बांसवाड़ा मैग्नीज के भंडारों के लिए तो प्रसिद्ध है ही है। उसके बाद में आनंदपुरा, जगपुरा, भूकिया में यहाँ से स्वर्ण भंडार भी निकले, और अब यहाँ से एकमात्र ग्रेफाइट की बेल्ट भी खोज ली गई है। क्योंकि तो बांसवाड़ा जो है एक प्रकार से हम कहेंगे खनिज संपदा के लिए समृद्ध जो है जिला कौन सा माना जाता है? बांसवाड़ा माना जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? शहद उत्पादन। शहद उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना प्रतिशत योगदान है भाई? 5%, 9%, 12% या फिर 15%? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो भाई। शहद उत्पादन में राजस्थान का है ना, राजस्थान का योगदान जल्दी से बता दो भाई। शहद उत्पादन के अंदर राजस्थान का योगदान है ना, जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। शहद उत्पादन का भी हमारे जो हम कहें कि एग्जाम में सीधा सीधा सा पूछा गया था कि अब जो हमारा राजस्थान है वो देश के 5 शीर्ष राज्य, 5 शीर्ष राज्य कौन से भाई? उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के साथ में हमारा जो राजस्थान है वो भी देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है, ठीक है, शहद उत्पादन के अंदर। कोई पूछे कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आप लोगों को 3 जिले ध्यान रखना है। एक अलवर है, एक भरतपुर है, और हनुमानगढ़ है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 3 शहद उत्पादक जिले कौन से भाई? अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़, ठीक है। और राजस्थान का जो योगदान है ना, राजस्थान ने कुल 9% शहद उत्पादन में योगदान देकर राजस्थान देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है, ठीक है भाई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कोई पूछे कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? देवड़ावास टोंक में की जाएगी। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भरतपुर में की जाएगी। दोनों ही चीजें हमको ध्यान रखनी है, कमेंट बॉक्स में टाइप भी करनी है आप लोगों को। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण हाल ही में किस जिले के बांशियाल गांव में मिले हैं भाई? ये जो बांशियाल गांव है किस जिले में पड़ता है जहां पर 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं भाई? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, या फिर हनुमानगढ़ के अंदर? चलो भाई जल्दी से जवाब दे दो इसका। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, और परीक्षा में सीधा सीधा सा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 4500 साल पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण कौन से गांव से मिले भाई? बांशियाल गांव से मिले। और ये बांशियाल जो गांव है ये कहां पर पड़ता है भाई? ध्यान रखना भाई, राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई?
झुंझुनू जिले के अंदर ये बांसियाल गांव पड़ता है, जहां से कौन सी सभ्यता के उससे लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है देश का पहला अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ बनेगा भाई। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट अव्वल दर्जे का प्रश्न है, बहुत मतलब आने वाली हर परीक्षा में सवाल आएगा। देश का पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ बनेगा भाई। पोखरण जैसलमेर में, बाप फलोदी में, नोक जैसलमेर में, या फिर पलाना बीकानेर के अंदर। देश का पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा और अनुसंधान जो केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, और साथ में यहीं पर जो है एक सूर्य मंदिर भी बनाया जाएगा। कहाँ, कौन सा मंदिर बनाया जाएगा भाई, सूर्य मंदिर बनाया जाएगा। इस सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो जोधपुर के पत्थरों से किया जाएगा, और ये जो इसमें है हम कहेंगे कोणार्क से सूर्य भगवान की प्रतिमा भी लाकर स्थापित की जाएगी। और ये देश का पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना बाप फलोदी के अंदर, यहीं पर हमारी गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थित है। और यही है ना 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है भाई, बाप फलोदी के अंदर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना भाई, कौन सी परियोजना है, गोरबिया। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना भी बाप फलोदी के अंदर है, और यहीं पर देश का पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना भी की जाए। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कर रहा है राजस्थान में इनलैंड डिपो, या हम कहें कि अंतर्देशीय बंदरगाह किस जिले में विकसित किया जाएगा भाई। बाड़मेर, जालोर, सिरोही या फिर सिरोही। ठीक है, चलो भाई, दो ऑप्शन तो सेम हो गए, यानी एक ऑप्शन तो काट ही दो। बाड़मेर, जालोर, सिरोही। राजस्थान का कौन सा जिला जहां पर इनलैंड पोर्ट, यानी हम कहें कि राजस्थान के इस जिले को सीधा हम कहें कि इस अरब सागर से जोड़ा जाएगा, और इस अरब सागर से जोड़ने के बाद जो है हमारे राजस्थान की एक प्रकार से हम कहें कि समुद्री व्यापार के लिए जो है राजस्थान की भूमिका जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, वैसे एक इनलैंड पोर्ट और बनाया जाएगा। ठीक है, कि जैसे हम कहें कि सीधा जो है वो राजस्थान के है ना, राजस्थान से सीधा जो है हम इस है ना, हम समुद्री व्यापार के माध्यम से जो है हम मतलब है ना समुद्री रास्तों के माध्यम से हमारा जो राजस्थान है वो व्यापार में अग्रणी हो सकता है। तो कि राजस्थान के जालोर जिले में, कौन सा जिला भाई, जालोर जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। और ध्यान रखना भाई, NH 48 हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा विकसित किया गया, या आप लोगों को ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 48 को विकसित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 48, इसका आप लोगों को ध्यान रखना, ये नंबर जरूर ध्यान रखना। ये एक बार तो परीक्षा में पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर क्या भाई, 48 है। उसी पे बना जाएगा हमारे इनलैंड पोर्ट जालोर के अंदर। फिर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेचू, मोम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी भाई। हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है, और है ना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेचू जो है वो कहाँ पर स्थापित होगा भाई। सिटी पैलेस उदयपुर, नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, या फिर अल्बर्ट हॉल जयपुर। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में भी की गई है, उदयपुर में भी की गई, दोनों ही हमको ध्यान रखना है। हमारे जो जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो वैक्स म्यूजियम है, इसी नाहरगढ़ फोर्ट के वैक्स म्यूजियम के अंदर हरमनप्रीत का जो वैक्स स्टेचू है है ना, इसका उद्घाटन जो है 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है हरमनप्रीत कौर का जो वैक्स स्टेचू है नाहरगढ़ फोर्ट के वैक्स म्यूजियम में 8 मार्च 2026 को स्थापित किया जाएगा, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मुंगस का अलवर में किस वाटिका का लोकार्पण किया गया। संविधान वाटिका, श्री गुरु नानक वाटिका, शौर्य वाटिका, या फिर अमृता देवी वाटिका। जल्दी से बताओ भी इसका जवाब कि है ना, ये ध्यान रखना भाई, मुंगस का अलवर, ये मुंगस का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, और किस जिले में मुंगस का ये भी ध्यान रखना है। इस वाटिका का लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, शानदार सा प्रश्न है। हमारे जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री संजय शर्मा, दोनों ने मिलकर इस वाटिका का लोकार्पण किया है। और ये वाटिका जो है ये हमारे क्या नाम है भाई, श्री गुरु नानक वाटिका। कौन सी वाटिका भाई, श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया, मुंगस का अलवर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न, किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट कौन सी भाई, किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों से शुरू हुआ भाई। जयपुर और जोधपुर, अजमेर और नागौर, कोटा और बूंदी, बीकानेर और चूरू। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के 2 जिलों से शुरू किया, और इन दोनों जिलों के एक गांव का चयन किया गया, और वहीं से जो है किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसे संभाग स्तर पर लागू किया जाएगा, उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। कौन से 2 जिले भाई, दोनों जिलों के नाम ध्यान रखना भाई, अजमेर और नागौर।
ठीक है। इन्हीं के बीच में हमारी बांका पट्टी या फिर हम कहेंगे कुबड़ पट्टी भी स्थित है, ठीक है। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी भी इन्हीं दो जिले यानी नागौर से अजमेर के मध्य स्थित है, और यहीं से जो है किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किया जा रहा है, ठीक है भाई। चलो फिर हमारे अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 कौन सी प्रतियोगिता हुई भाई, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नागर कौन सी खिलाड़ी भाई, कृष्णा नागर ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भाई, 1 2 3 या फिर कोई नहीं, जल्दी से जवाब दे दो भाई, फटाफट से जवाब दे दो। ये जो हमारे जो पैरा बैडमिंटन जो खिलाड़ी है ना, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है भाई, कृष्णा नागर। और कृष्णा नागर ने दोस्तों इस जापान पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं, फटाफट से जवाब दे दो भाई, बहुत शानदार प्रश्न है ये। और आप लोगों को खेल खिलाड़ी तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने, आप लोगों को जो है खेल खिलाड़ी तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने, ध्यान रखना भाई। ये जो हमारे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है भाई, कृष्णा नागर, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते, एक तो हमारे इन्होंने एकल में जीता, एक तो एकल में जीता और एक इन्होंने युगल में जीता, दोनों ही प्रतियोगिता में इन्होंने कितने भाई 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। पैरा बैडमिंटन, कोई पूछे कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से, पैरा खिलाड़ी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 2 पदक जीते, एक एकल में स्वर्ण पदक जीता, एक युगल में स्वर्ण पदक जीता। फिर देखो भाई अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न, थाईलैंड में 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जीतकर किसने स्वर्ण पदक जीता, थाईलैंड में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जो प्रतियोगिता है इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता, सुंदर सिंह गुज्जर या फिर अमर सिंह देवंदा, किशन देव जाजड़िया, श्याम सुंदर स्वामी। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि सुंदर सिंह गुज्जर तो भागते थोड़ी, ये तो हमारे पैरा खिलाड़ी, ये क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, ध्यान रखना भाई। सुंदर सिंह का संबंध भाला फेंक से है और हमारे श्याम सुंदर स्वामी का संबंध क्या भाई, तीरंदाजी से, ठीक है। या हम कहें कि निशानेबाजी तीरंदाजी से इनका संबंध है, ठीक है। अब देखो भाई हमारे कौन बचे, 2 बच्चे। अब हमको ध्यान रखना भाई थाईलैंड के अंदर 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन लगभग 6 है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना भाई, जल्दी से जवाब है ना, जल्दी से जवाब दो भाई इसका, 6 घंटे 59 मिनट, ठीक है, 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में इन्होंने, कौन है भाई, ध्यान रखना भाई, अमर सिंह देवंदा, ठीक है, ये हमारे राजस्थान के खिलाड़ी है और इन्होंने 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जीतकर कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। टाइम जरूर ध्यान रखना, लगभग 7 घंटे का टाइम लगा था इनको, ठीक है, लगभग 7 घंटे, 7 घंटे से कम में, यानी 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में इन्होंने 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जीतकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है भाई। नाम ध्यान रखना भाई, अमर सिंह देवंदा। फिर हमारे अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो कि मलेशिया के अंदर आयोजित हुई, इसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता भाई, कियाना परिहार ने, तनिष्का कोटिया ने, स्वाति दूधवाल ने या फिर प्रिया सिंह ने, जल्दी से बताओ भाई। कोई पूछेगी भाई शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता, ये भी एक प्रकार से अच्छा है ना, अच्छा सवाल है। ये जो हमारे है ना मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में जो कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें हमारे राजस्थान के खिलाड़ी कौन सी है भाई जिसने स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दो भाई, बिल्कुल है ना, फटाफट से जवाब दे दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कियाना परिहार, कियाना परिवार का नाम ध्यान रखना भाई, कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है, शतरंज खेल से, और इन्होंने कौन सा पदक जीता भाई, शतरंज में स्वर्ण, कियाना ने शतरंज में स्वर्ण पदक जीता, याद रहेगा भाई। चलो मैं जो चीजें आप लोगों को बोल रहा हूँ इतनी भी चीजें आप लोग अगर याद रख लोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। फिर देखो भाई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता भाई, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो जो प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारे राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, ध्यान रखना भाई है ना, पैरा खिलाड़ी कौन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना भाई, अवनी लेखरा, इनका संबंध किस खेल से है भाई, शूटिंग से, किस खेल से भाई, शूटिंग से। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर कोई नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पर इन्होंने 2 है ना 2 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, एक 10 मीटर एयर राइफल में तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने हमारे रजत पदक जीता, दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई, दोनों याद रहेंगे, दोनों याद रहेंगे नहीं रहेंगे भाई, आप लोगों को दोनों ही चीजें याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो दोनों बहुत है ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, दोनों आप लोगों को जो है भूलनी नहीं है, याद रखनी है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे जो 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्डन दादी के नाम से जो प्रसिद्ध है पाना देवी गोदारा, इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है पाना देवी गोदारा का, और इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते भाई, 1 स्वर्ण, 2 स्वर्ण, 3 स्वर्ण और 4 स्वर्ण, ठीक है, स्वयं नहीं स्वर्ण लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कितने स्वर्ण पदक जीते भाई गोल्डन दादी पाना देवी गोदारा, पाना देवी गोदारा भी आप लोग जानते ही है, गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध है, लगभग इनकी एज कितनी
94 साल की इनकी एज हो चुकी है, फिर भी ये है ना, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इन्होंने 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, 4 खेलों के अंदर, ठीक है, हाँ, हमारे 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो के अंदर 4 खेलों में इन्होंने भाग लेकर कितने पदक जीते भाई? 4 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। 94 साल की प्रसिद्ध है। पाना देवी गोजारा का संबंध बीकानेर से है और गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रहेगा भाई। चलो फिर हमारे अगला प्रश्न कह रहा भाई ऑपरेशन ऑपरेशन अजय वॉरियर, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ भाई? भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम और भारत और रूस। जल्दी से बताओ भाई। खैर ऐसा प्रश्न हमारे नहीं आएगा, हमारे इस प्रकार का प्रश्न आएगा भाई, ये जो युद्धाभ्यास हुआ ये कहाँ हुआ है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में आपको इसी प्रकार की चीजें हैं परीक्षा में पूछी जाएगी। लेकिन आप लोगों को ये प्रश्न मेरे डालने का उद्देश्य ये था कि ताकि आप लोगों को कम से कम इतना तो पता रहे कि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कहाँ से कहाँ है ना, है ना, किस किन किन के बीच में हुआ। इसकी एडिशनल जानकारी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऑपरेशन अजय वॉरियर जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन 17 नवंबर, ध्यान रखना भाई, 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, 17 नवंबर से 30 नवंबर तक इसके 8वें संस्करण का आयोजन जो है हमारे राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन हुआ। और ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में हुआ, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ऑपरेशन अजय वॉरियर के 8वें संस्करण का आयोजन 17 से 30 नवंबर को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। फिर देखो भाई राजस्थान के नए मुख्य सचिव, राजस्थान के नए मुख्य सचिव नवंबर 2025 में कौन नियुक्त हुए भाई? सुधांश पंत, वी श्रीनिवास, अखिल अरोड़ा या फिर उषा शर्मा। हम जानते हैं कि दोस्तों हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव तो कुशाल सिंह रही है और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा रही है, ये तो हमको पता ही है। उसके बाद अभी हमारे 45वें मुख्य सचिव कौन थे भाई? सुधांश शर्मा, सुधांश पंत, और सुधांश पंत ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा देने के बाद राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो हमको ध्यान रखना है, वी श्रीनिवास। कौन बने भाई? वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, सीधे सीधे हमको ध्यान रखना है। हमको ऐसे भी पूछ सकते हैं वी श्रीनिवास ने किसका स्थान लिया? सुधांश पंत का स्थान लिया। अभी कौन बने हैं? तो वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने। फिर देखो भाई अगला प्रश्न कह रहा है जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ये है ना के नए कुलगुरु कौन नियुक्त बने भाई? प्रोफेसर राम सेवक जी, प्रोफेसर मदन मोहन झा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा या फिर प्रोफेसर डॉक्टर देवस्वरूप। ध्यान रखना भाई, अभी हमारे जो हमने जो 76वां जो वन महोत्सव मनाया, 76वां जो वन महोत्सव मनाया, इस 76वें वन महोत्सव का आयोजन भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है ना। जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में हमने 76वें वन महोत्सव का भी आयोजन किया। और इसके जो नए कुलगुरु की नियुक्ति हमारे राज्यपाल और कुलाधिपति श्री भाव हरि है ना श्री हरिभाव कृष्णा वागड़े द्वारा की गई। और इसी ध्यान रखना भी इसके कुलगुरु के रूप में प्रोफेसर मदन मोहन झा को नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न, आप लोगों को इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न कह रहा है RVUNL यानी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ताप और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसके साथ में संयुक्त उद्यम एक जॉइंट वेंचर बनाया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर अडानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। यानी हमारे राजस्थान की जो कंपनी है RVUNL राजस्थान रिन्यूएबल है ना, हमारे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कंपनी है, इसने किस कंपनी के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके तहत राजस्थान में ताप परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो है वो स्थापित की जाएगी। जल्दी से जवाब दो भाई इसका फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछ जाने वाला प्रश्न। जॉइंट वेंचर कंपनी आप लोगों को सीधा सीधा सा ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके तहत हम कहें कि लगभग हमारे 800 मेगावाट की है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है। ताप परियोजना तो कितने मेगावाट की बनेगी भाई? 800 मेगावाट। और 1500 मेगावाट की क्या बनेगी भाई? सौर ऊर्जा परियोजना। ये जो हमारे सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, दोनों के बीच में कैसे समझौता हुआ इधर देखो एक बार। RVUNL का तो रहेगा हमारे हिस्सा 26% का, और हमारे SCCL जो कंपनी है इसका हिस्सा रहेगा 74% का, ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। RVUNL का हिस्सा 26% और SCCL का हिस्सा 74%, ठीक है भाई। चलो इसका आप लोगों को समझना है, एक प्रकार से जॉइंट वेंचर कंपनी ये बनाई जाएगी। फिर देखो भाई सीमा सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने हेतु ये सब हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या हम कहेंगे सीमा सुरक्षा बल ने किसके साथ में MOU किया है? IIT दिल्ली के साथ में, IIT जोधपुर के साथ में, MNIT जयपुर के साथ में या फिर बिट्स पिलानी के साथ में। यानी हमारे भारत की जो है सीमा सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए, सीमा सुरक्षा बल भी कौन सा भाई? भारत और पाकिस्तान वाला, क्योंकि मेनली जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल जो है ये हमारे भारत और पाकिस्तान पर तैनात रहता है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, इसका आयोजन भी कौन करता है भाई?
ये सब करता है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये जो बीएसएफ है, बीएसएफ ने किसके साथ में मिलकर जो है वो स्वदेशी तकनीकों पर विकसित है ना, स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हमारे आईआईटी जोधपुर के साथ में इसने हस्ताक्षर किए। इसका आप लोगों को ध्यान रखना। क्यों भाई? सीमा सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए। इसके बीच में समझौता हुआ आईआईटी जोधपुर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बीच। फिर देखो भाई अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आरयूएचएस है ना, हमारे जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, इसने चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी हमारे जो राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, इसने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ में हम कहें कि शिक्षा के सहयोग में, चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षा में सहयोग के लिए जो है एमओयू किया। ध्यान रखना भाई, यूनाइटेड यूके की जो हमारे एक यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, और इस मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के साथ में इसने समझौता किया। ये समझौते अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को विशेष रूप से ये समझौते ध्यान रखने हैं। क्या भाई? फिर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। जयपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम योजना सी के तहत एक ही दिन में कितने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए? 2, 5, 7, 9। ध्यान रखना भाई, कोई पूछेगी कम है ना। पीएम कुसुम योजना सी में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। घटक ए में राजस्थान कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। घटक ए पूछे तो राजस्थान पहले नंबर पर है। घटक सी में राजस्थान कौन से नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर है। और जयपुर डिस्कॉम ने एक ही दिन में कितने सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करके जो है रिकॉर्ड स्थापित किया? ध्यान रखना, ये पांचों कितने भाई? 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए। और ये 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी भाई? 9.28 मेगावाट। ठीक है, कहाँ स्थापित किए वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, एक ही दिन में 5 जो है घटक सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके 9.28 मेगावाट की इसने जो है क्षमता स्थापित करी। क्या भाई? फिर देखो, फिर हमारे अगला प्रश्न कह रहा है सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ भाई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाना है इसके आगे। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। जल्दी से जवाब दे दो भाई। पहला सिंचाई जल क्षेत्रीय सम्मेलन बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो। दोस्तों राजस्थान में सिंचाई है ना, सिंचाई की हम कहेंगे सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ध्यान ध्यान रखना भाई, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 22 नवंबर को, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 22 नवंबर 2025 को जो है राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर, कहाँ भाई? राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कब हुआ? ये भी तारीख भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना भाई। 22 नवंबर को कहाँ पर हुआ भाई? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? उद्देश्य क्या रहेगा? तो सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देना, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके आयोजन से हुआ तो कि हम जानते हैं भाई जल, हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय वो एक मिशन चला रहा है, जल जीवन मिशन। इसी जल जीवन मिशन के तहत जो है इसका आयोजन किया गया, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब प्रस्तावित है भाई? दिसंबर 2025 में, जनवरी 2026 में, मार्च 2026 में या फिर फरवरी 2026 में? जल्दी से जवाब दो भाई इसका। ये दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है कि आप लोगों को सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जो चीज पहली बार हो रही है उसका तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट है इसका आयोजन पहले कभी नहीं हुआ, इसका आयोजन जो है पहली बार ही होगा। इस वजह से आप लोगों को जो है इसका ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे जो हम कहें कि हमारे जो पर्यटन विभाग है और जो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू हुआ है। ठीक है, हमारे जो पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान दोनों के बीच में एक एमओयू हुआ है, और उस एमओयू के तहत ही जो है 2 से 4 जनवरी, ध्यान रखना भाई, डेट भी ध्यान रखना, 2 से 4 जनवरी 2026 को, 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा के अंदर, कहाँ पर होगा भाई? कोटा के अंदर जो है कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। क्या भाई? चलो, इसमें हम कहें कि हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़ को एक अलग पहचान दिलाना, और विशेष रूप से जो है इन्हें हम कहें कि एक प्रकार से पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व का जो घोषित करने के अंदर विशेष रूप से इनका योगदान रहेगा। फिर देखो भाई, भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा भाई? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सहकारी सदस्यता हम कहें कि
अभी हमारे पर्यटन अभी हमारे गृह मंत्री और सहकारी मंत्री कौन है भाई? ध्यान रखना भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, अभी हमारे भारत के सहकारी मंत्री कौन है? ठीक है, इसका तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन भारतीय बीज और सहकारी समिति की अध्यक्षता में हम कहीं सदस्यता में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। आप लोगों को जो मैंने लिस्ट दी है वो नवंबर माह के करंट अफेयर्स शुरू होते ही पहले पेज पे जो लिस्ट है वो आप लोगों को रट लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ से आप लोगों को प्रश्न जो है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करा है? दवा दान जीवन दान अभियान। कौन सा भाई? दवा दान जीवन दान अभियान का प्रारंभ किस जिले में हुआ भाई? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या धौलपुर? ये दवा दान जीवन दान अभियान जो है इसका मेनली उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य तो है कि हमारे जो जितने भी जो गरीब मरीज होते हैं, कौन होते हैं भाई? गरीब मरीज है जो कि हमारे हम कहीं की दवाइयों का पैसा नहीं ला सकते या दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो बीमारियां हैं उनके लिए उनको दवाई की जरूरत है, तो कि गरीब मरीजों को निःशुल्क रूप से दवाई उपलब्ध कराने के लिए दवा दान जीवन दान अभियान की जो शुरुआत है ये बीकानेर द्वारा की गई। ठीक है, बीकानेर में एक फाउंडेशन है दवा दान जीवन दान, और इसी के द्वारा ये अभियान भी है चलाया गया। ठीक है भाई, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राजस्थान लॉजिस्टिक इकोसिस्टम रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है भाई? राजस्थान लॉजिस्टिक इकोसिस्टम रिपोर्ट लीड्स 2024 में किस श्रेणी में रहा? राजस्थान किस श्रेणी में रहा भाई? अचीवर, बेस्ट परफॉर्मर, फास्ट मूवर या फिर एम्पायर अवार्ड? जल्दी से जवाब दो भाई, फटाफट से जवाब दे दो इसका। आप लोगों को देखो जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, बहुत ही शानदार शानदार ये प्रश्न होने वाले हैं। और केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट थी। हाँ, ये रिपोर्ट किसकी थी भाई? केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी, राजस्थान लॉजिस्टिक इकोसिस्टम रिपोर्ट। और इसमें जो राजस्थान है वो बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में रहा। कौन सी श्रेणी में रहा भाई? बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में। फिर देखो भाई, अगली कौन सी योजना है? सिंधु दर्शन तीर्थ यात्री योजना। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है भाई? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए? मोस्टली इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत है 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2018 में इसका क्राइटेरिया घटाकर 18 साल जो है इसकी आयु कर दिया गया। इस 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में अगर आप हमारे भारत में लद्दाख में जाकर आप अगर सिंधु नदी के दर्शन करते हैं तो आपको कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए की राशि। पहले इसमें 10,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर कितने कर दिया भाई? 15,000 रुपए कर दिया गया। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान की नई डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर कितनी हो गई भाई? 40 लाख लीटर, 52 लाख लीटर, 60 लाख लीटर प्रतिदिन या फिर हम कहें 65 लाख लीटर प्रतिदिन? देखो भाई, राजस्थान की जो नई डेयरी प्रसंस्करण जो क्षमता है वो बढ़कर कितनी हो गई है? ये पहले 48 लाख लीटर थी। पहले कितनी थी भाई? 48 लाख लीटर, जो कि अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? 52 लाख लीटर प्रतिदिन। और इस वर्ष के अंत तक इसे बढ़ाकर कितना करना है भाई? 65 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। कौन सी क्षमता भाई? नई डेयरी प्रसंस्करण क्षमता को अब बढ़ाकर कितना करना है? 52 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले प्रश्न है। फिर देखो भाई, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या थी भाई? खेलो और बढ़ो, खेल खेल में सीखो, स्वस्थ बचपन, उमंग और तरंग? जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल है ना? है ना? इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को है विशेष रूप से ध्यान रखने। हम कहें कि हमारे राजस्थान के जितने भी आंगनबाड़ी जो है उनमें 13 नवंबर से 15 नवंबर तक, ध्यान रखना भाई, 13 से 15 नवंबर तक जो है ये हमारे है ना आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो किया गया, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे जो है उनमें भी एक प्रकार से खेलों के प्रति भावना को जगाने के लिए। और इसमें है ना उनकी थीम क्या थी भाई? खेल खेल में सीखो जो है थीम पर आयोजित जो है ये किए गए। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वाले को कितना इनाम देगा भाई? 5,000 रुपए, 15,000 रुपए, 11,000 रुपए या फिर 21,000 रुपए? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक, आप किसी भी दुकानदार को जाकर बोलना कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या भाई? प्लास्टिक की थैलियाँ मिल जाएगी? वो बोलेगा हाँ मिल जाएगी। वो बोलेगा कितनी चाहिए? आप बोलना 5 किलो चाहिए। वहाँ से 5 किलो थैलियाँ लेकर रवाना हो जाना और फिर प्रदूषण नियंत्रण मंडल को फोन लगाना, भाई इस दुकान वाले ने फलाना फलाना दुकान वाले ने मुझे 5 किलो थैलियाँ दी, उसके वहाँ रेट पड़ेगी, आपको कितने रुपए मिलेंगे भाई? ध्यान रखना, क्या ना कितने रुपए दिए जाएंगे? जल्दी से बताओ भाई, हाँ जल्दी से जवाब दे दो भाई, कितने रुपए दिए जाएंगे आप लोगों को? बिल्कुल है ना, ध्यान रखना भाई, ये हमारे प्लास्टिक प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए हम कहें कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक प्रकार से एक इनामी घोषणा करी है, जिसके तहत 15,000 रुपए की जो है इनामी राशि दी जाती है। क्या ना, कितनी राशि? 15,000 रुपए की इनामी राशि। फिर देखो भाई, इस जैन संत की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया। राजस्थान के कौन से ऐसे जैन संत है जिनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए का सिक्का जारी किया? आचार्य महाप्रज्ञ, संत जवाहरलाल महाराज,
आचार्य तुलसी या फिर आचार्य विद्यासागर? जल्दी से जवाब दो भाई। बिल्कुल, आज के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं और नवंबर माह के जो करंट अफेयर्स है आप लोगों को सीधा सीधा सा परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं बहुत ही जल्द एक ऐसी क्लास का है ना एक करना चाह रहा हूँ जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर माह के जो करंट अफेयर्स है उनको प्रश्नों के साथ में आपको व्याख्या भी उपलब्ध करवाऊँ और आप लोगों के लिए वो कंप्लीट क्लास हो जिसमें 150-200 प्रश्न हम ऐसे लेंगे जो आप लोगों की परीक्षा में मेनली इंपॉर्टेंट, ये तो हमारे हर महीने के अधिकतम बन सकने वाले प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। संत जवाहरलाल महाराज की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया। फिर देखो भाई, फिर हमारे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बैलों से खेती करने के लिए लघु सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी रुपए की सहायता दी जाती है भाई? 10,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए? यानी बैलों से खेती करने वाले ऐसे किसान जिनके पास 2 जोड़ी, ध्यान रखना भाई, है ना, मतलब 2 जोड़ी का मतलब हम कहें कि 2 बैल हो, मतलब है ना कि बैलों से खेती, क्योंकि आजकल ट्रैक्टरों से खेती करी जाती है, तो ये वापस बैलों से खेती को प्रोत्साहन करने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी जाएगी भाई? अच्छा प्रश्न, ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। 15,000 रुपए की तो हमारे प्रदूषण मंडल जो है वो सहायता कर रहा है और 30,000 रुपए की जो है बैलों से खेती के लिए सहायता दी जा रही है। कितनी भाई? बैलों से खेती के लिए सहायता 30,000 रुपए, आप लोगों को ध्यान रखना। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, जयकार प्रोग्राम के तहत उदयपुर के ईएमआरएस विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा भाई। किसका? ड्रोन तकनीक का, अंतरिक्ष विज्ञान का, रोबोटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? ये एक है ना, ये इस प्रोग्राम का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो जयकार प्रोग्राम है, कोई पूछे कि जयकार प्रोग्राम के तहत किस विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो कि हमारे ईएमआरएस उदयपुर के जो विद्यार्थी है उनको अंतरिक्ष विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है भाई, अंतरिक्ष विज्ञान का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। ये आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, आप लोगों को वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके फिर आप लोगों को जवाब सोचना है, उसके बाद आप लोगों को जवाब देते हुए चलना। मैं बस जल्दी जल्दी से जवाब देते हुए चल रहा हूँ। चलो, राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान नवंबर 2025 में कितने दिवसीय था भाई? 7 दिवसीय, 15 दिवसीय, 30 दिवसीय या फिर 10 दिवसीय? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा अभियान जो है कितने दिवसीय था? ध्यान रखना भाई, 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान जो चला, ये कितने दिवसीय था भाई? 15 दिवसीय हो गया, 4 से 18 15 दिन। ठीक है, सड़क सुरक्षा अभियान। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने स्ट्रिक्टली इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के जो है वो रूल हम कहें कि दिशा निर्देश भी दिए। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, राजस्थान एम्पोरियम राजस्थली एम्पोरियम ने दिल्ली व्यापार मेले में कौन सा पदक जीता भाई? ये जो हमारे राजस्थली एम्पोरियम जो है इसने दिल्ली व्यापार मेले में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई नहीं? ठीक है, ये जो हमारे दिल्ली के अंदर जो व्यापार मेला हुआ, जो बिजनेस ट्रेड हुई है, उसके अंदर हमारे जो राजस्थली एम्पोरियम है इसने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है भाई, कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक। आज का हमारे अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के तहत सर्वाधिक पॉलिसियां जारी करने में राजस्थान का स्थान कौन सा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? जल्दी से बताओ भाई इसका जवाब। राजस्थान ने सर्वाधिक पॉलिसियां जारी करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बोला ना, शानदार सवाल है ये भी कि राजस्थान ने कितनी पॉलिसियां, ध्यान रखना भाई, राजस्थान ने 2.18 करोड़, कितनी भाई? 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना मेरे साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 60 है ना, नवंबर माह के 60 जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने कवर किया। लगभग गुरुदीप क्लासेस की एप्लीकेशन पर आपको 100 के आसपास प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उनकी व्याख्या भी दी गई। आपको बस वो प्रश्न देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, ताकि एक भी प्रश्न हमारे करंट अफेयर से बाहर नहीं जाए। और अगर है ना बहुत ही शानदार तरीके से जो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, नवंबर माह तक की थ्योरी क्लास भी उपलब्ध हो चुकी है और एमसीक्यू क्लास भी आज ये आ चुकी है। ठीक है, जनवरी से लेकर हमने करंट अफेयर्स कवर किया, यानी 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको हमने देने का जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक आप लोगों को जो है हम निरंतर क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। बस आप लोगों के प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, आप लोगों का जो सहयोग है वो इसी तरीके से है ना हमारे साथ बना रहे। और ये जो सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को चीज़ों को समझना है। आप लोगों को चीज़ों को अभी थोड़ी सी वाईफाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कभी है ना नेट चलता है कभी नहीं चलता। एक है ना अभी परसों के दिन सीपीजी की क्लास आते आते ही बंद हो गई थी, तो ये इस वजह से थोड़ा सा मैं रिकॉर्डेड क्लास से आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। खैर थ्योरी क्लासें तो मेरे को रिकॉर्डेड उपलब्ध करवानी होती, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो थोड़ा सा मे भी एक प्रकार से टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे ही रिकॉर्ड में 1 घंटा लगता है, तो लाइव क्लास में तो वो क्लास 2 घंटे की चली जाएगी। इस वजह से वो मैंने रिकॉर्ड उपलब्ध करवाई। लेकिन आज की क्लास भी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का उद्देश्य मेन यही था कि वाईफाई की जो समस्या वो नहीं आए और सीधा सा है
हमारा जो हमारी क्लास जो है बिना रुके आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, हमारा उद्देश्य एकदम साफ, एकदम क्लियर है, निस्वार्थ भाव से आप लोगों के साथ बने रहने का है। बस आप लोगों को भी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, सबसे काम की सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और आप लोगों को कट ऑफ के उस पार जाने के लिए जो है हम दृढ़ निश्चय हो कि आप लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, इस काम में आप लोग मतलब ये जो काम है, ये मतलब ये जो कक्षाएं हैं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।